इस मशहूर माफिया के बेटे ने बस एक खाली कैन ही तो फेंका था कि उसके चाचा ने उसे जमकर डांट लगा दी। सफाई करने वाली आंटी ये सब देखकर हैरान रह गई। उन्होंने इतना तमीजदार गुंडा कभी नहीं देखा था, पर उन्हें क्या पता था कि सामने खड़ा ये आदमी उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जल्द ही अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में मैच शुरू हो गया। काम करते हुए सफाई वाली भी मैच देखने से खुद को रोक नहीं पाई। मैच बहुत ही रोमांचक था, लेकिन क्लब के मालिक और उस माफिया के बेटे के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक महिला बॉक्सर के हारते ही मैच भी लगभग खत्म हो गया। हार जीत का फैसला होते ही सारे दर्शक एक एक करके वहां से जाने लगे। आखिरकार पूरा क्लब खाली हो गया और वहां शांति छा गई। लेकिन जैसे ही सफाई वाली ने इस अंडरग्राउंड क्लब की सफाई खत्म की और घर जाने लगी, तभी वो माफिया का बेटा क्लब के मालिक को धकेलते हुए वापस अंदर आ गया। असल में आज रात का मैच उसी माफिया के बेटे ने फिक्स किया था, लेकिन क्लब के मालिक की महिला बॉक्सर ने तय प्लान के हिसाब से हारने से मना कर दिया। इस वजह से माफिया के बेटे के काफी पैसे डूब गए। सफाई वाली को पता था कि ये लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए वो कोने में छिपकर कांपने लगी। लास वेगास के सबसे बड़े माफिया का बेटा भला ये बेइज्जती कैसे सह सकता था। उसने अपनी बंदूक निकाली और क्लब के मालिक को वहीं मार गिराया। ये सब देखकर सफाई वाली बुरी तरह डर गई। उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर इन गुंडों को पता चल गया तो शायद वो उसे भी बॉस के साथ मार डालेंगे। और जैसे ही वो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रही थी, तभी एक गड़बड़ हो गई। उन्होंने उसे देख लिया। सफाई वाली को तुरंत घसीटकर बाहर लाया गया और उसे बॉस की लाश के पास फेंक दिया गया। मरे हुए बॉस को देखकर उसे समझ आ गया था कि इन बेरहम गुंडों के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर जिंदा बचना है तो उसे खुद को उनके काम का साबित करना होगा। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और एक ऐसी बात कही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बधाई हो, आपने अपने फोन पर एक बहुत ही बेहतरीन शो द क्लीनिंग लेडी ढूंढ लिया है, सीजन 1। आइए इसे एक ही बार में पूरा देखते हैं। उस औरत ने उनकी गंदगी साफ करने के बदले अपनी जान बख्शने की शर्त रखी, लेकिन साफ था कि वे लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। उस औरत की बात ने माफिया बॉस का ध्यान खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी एक सफाई वाली गिड़गिड़ाने के बजाय उससे शर्तें कैसे रख सकती है। उस औरत के शांत बर्ताव ने बॉस की दिलचस्पी बढ़ा दी, इसलिए उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। औरत ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन वो जानती थी कि उसकी जान अभी भी इन्हीं लोगों के हाथ में है। उसे खुद को शांत रखना होगा और यहाँ की सफाई बिल्कुल बेदाग करनी होगी ताकि ये माफिया गुंडे खुश हो सके। जिंदा रहने की तड़प और अपनी शानदार स्किल्स की वजह से देखते ही देखते उसने खून से लथपथ फर्श को एकदम चमका दिया। बॉस उस औरत के काम से बहुत खुश हुआ। ये साफ था कि कोई मामूली सफाई वाली ऐसा काम नहीं कर सकती, इसलिए उसने उस औरत से उसकी पहचान पूछी, लेकिन औरत ने सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि वो कंबोडिया से है और जल्द ही वापस लौट जाएगी। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। औरत का मतलब साफ था कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए उस आदमी को देखकर औरत बहुत डर गई, लेकिन उस आदमी ने कुछ और नहीं कहा, बस अपने आदमियों से उसे घर छोड़ने को कहा। यह सुनकर औरत का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानती थी कि वे कोई भलाई नहीं कर रहे, बल्कि उसके घर का पता कंफर्म करना चाहते हैं। अगर कोई बात लीक हुई तो वो और उसका परिवार नहीं बच पाएगा, लेकिन वो सीधे मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उन्हें खुद को घर तक छोड़ने दिया। घर का दरवाजा बंद करने के बाद भी वो औरत बहुत डरी हुई थी। असल में उस औरत का नाम थॉनी है और वो पहले एक बहुत अच्छी सर्जन थी, लेकिन उसके बेटे लुका को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिससे उसकी इम्यूनिटी खत्म हो रही थी। ये बीमारी कितनी खतरनाक है, आसान शब्दों में कहें तो उसकी इम्यूनिटी लगभग 0 थी। एक छोटी सी सर्दी भी उसकी जान ले सकती थी और फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ लास वेगास के एक हॉस्पिटल में ही इस बीमारी का इलाज चल रहा था। 6 महीने पहले हॉस्पिटल ने थॉनी को बताया था कि कोई इंसान लुका को बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार है, इसलिए थॉनी और उसका बेटा इतनी दूर से अमेरिका आए थे। लेकिन सर्जरी से ठीक पहले डोनर अपनी बात से मुकर गया। दूसरे मौके का इंतजार करने के लिए वो लुका को लेकर अमेरिका में ही रुक गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मां बेटे दोनों का वीजा एक्सपायर हो गया। अब उन्हें अपनी ननद के किराए के घर में रहना पड़ रहा था और उसकी ननद भी असल में यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। लेकिन थॉनी से अलग वो अपने अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए कई सालों से यहाँ डटी हुई थी। अक्सर वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी और सपना देखती थी कि एक दिन उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन थॉनी जानती थी कि अब माफिया गुंडों की नजर उस पर है। अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं गए तो न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि शायद उसकी ननद का अमेरिकन ड्रीम भी टूट जाएगा। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह थॉनी अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई और जैसे ही वो रिसेप्शन पर अपॉइंटमेंट लेने गई तभी कुछ गड़बड़ हो गई। क्या आपने अपना वीजा एक्सटेंड करवाया? अभी प्रोसेस में है। तो फिर ये नहीं हो सकता, मुझे डर है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जब रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि थॉनी का वीजा एक्सपायर हो चुका है तो उसने तुरंत इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए थॉनी के इलीगल होने की पुलिस में शिकायत न करना ही बहुत बड़ा एहसान था। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए भले ही थॉनी ने कितनी ही मिन्नतें की हो, वो मदद करने को तैयार नहीं हुआ। और जब निराश होकर थॉनी अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगी तो उसने देखा कि उसका बेटा सामने खड़े किसी शख्स को हाथ हिला रहा था। थॉनी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसे समझ आया कि वो कल रात वाला माफिया ही है। साफ था कि वो अब उसके पीछे पड़ गया है। थॉनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अपने बेटे की हिफाजत के लिए उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास चली गई। जल्द ही थॉनी को एक प्राइवेट हैंगर में लाया गया। अब थॉनी को पता चला कि जिस आदमी ने उसकी जान बख्शी थी उसका नाम अरमान है और वो अर्मियाई माफिया बारसा परिवार का सेकंड इन कमांड है। एक औरत कमजोर हो सकती है, लेकिन एक माँ बहुत मजबूत होती है। इतने खतरनाक माफिया बॉस के सामने भी अपने बेटे के लिए वो बिल्कुल नहीं डरी। थॉनी की धमकियों ने अरमान को लगभग हंसा ही दिया था। उसने बस एक इशारा किया और अपने आदमी से एक बैग भर पैसे और एक फोन थॉनी को देने को कहा, लेकिन थॉनी ने उसे लेने से मना कर दिया। वो अमेरिका सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए आई थी और माफिया से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। तुम और मैं एक ही देश से हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम वो इज्जत नहीं पा सकते जो
बाकी सबको मिलती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए सही या गलत के बारे में मत सोचो। तुम मुझे अपने लिए काम क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मुझे कोई चालाक इंसान नहीं चाहिए। समझदार थॉनी तुरंत समझ गई। उसने माफिया को कत्ल करते देखा था, जिससे उसकी मौत तय थी। अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद को उनके काम का साबित करना होगा। उसने पैसों का वो बैग ले लिया जो कल रात की सफाई का इनाम था, और वो फोन इसलिए था ताकि वे उसे कभी भी बुला सके। इस तरह थॉनी मजबूरी में उनके साथ जुड़ गई। वो मायूस होकर अपनी ननद के किराए के घर लौट आई, और जैसे ही वो खाना बनाने जा रही थी उसका फोन बज उठा। थॉनी ने फोन उठाया तो वो उसी हॉस्पिटल से था जहां वो सुबह गई थी। उन्होंने बताया कि वे न सिर्फ उसके बेटे लुका का इलाज करेंगे बल्कि उन्हें वेटिंग लिस्ट में भी आगे कर देंगे। थॉनी ये सब सुनकर हैरान रह गई, लेकिन जब उन्होंने अरमान का नाम लिया तो उसे सब समझ आ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस माफिया बॉस से वो अभी मिली थी उसका इतना रुतबा है। फोन काटने के बाद उसने ये खुशखबरी बिना देर किए अपनी ननद को बताई। उसकी ननद भी ये सुनकर खुशी से झूम उठी और तुरंत उसे जश्न मनाने के लिए बाहर चलने को कहा। थॉनी तुरंत मान गई और बोली कि वो भी असली लास वेगास देखना चाहती है। तो फिर दोनों ने अच्छे से तैयार होकर अपनी अपनी चमचमाती ड्रेसेस पहनी और लास वेगास के सबसे बड़े नाइट क्लब में पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वे मजे कर पाती, थॉनी का फोन फिर बज उठा, और इस बार वो फोन बज रहा था जो अरमान ने उसे दिया था। सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये जरूर काम के लिए बुलाया गया था। मजबूर होकर थॉनी को अपनी पार्टी ड्रेस उतारकर वापस काम वाले कपड़े पहनने पड़े और उस जगह जाना पड़ा। और ये वही जगह थी जहां उसने काम किया था, यानी वही अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब। पुलिस को क्लब के बॉस की लाश मिल चुकी थी। पहचान कंफर्म होते ही पुलिस पक्का जांच के लिए क्लब में आएगी, और उसी क्लब के नीचे अरमान के गैंग का मनी लॉन्ड्रिंग का ठिकाना था। उन्हें पुलिस के आने से पहले वहां का सारा सामान पैक करके ले जाना था और कोई सबूत नहीं छोड़ना था। अरमान ने थॉनी को इसीलिए बुलाया था ताकि वो बचे हुए काम और सफाई की जिम्मेदारी ले। उसने कहा कि जब सब चले जाएं तो उसे एकदम परफेक्ट सफाई करनी होगी, एक फिंगरप्रिंट या एक बाल भी नहीं छूटना चाहिए। थॉनी को उसकी बात माननी ही पड़ी। सुबह होते ही अरमान अपने आदमियों और पैसों के साथ वहां से निकल गया। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने रेगिस्तान में जाकर उन कैश से भरे बैग्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया, और इस कैश को लेने वाला कोई और नहीं, उनके गैंग का सबसे बड़ा बॉस हायक था। क्लब के मालिक को मारने वाला भी उसी का बेटा था। हायक पैसों को सुरक्षित लाने पर अरमान से बहुत खुश था। उसकी खूब तारीफ करने के बाद उसने अरमान को 2 दिन आराम करने को कहा। उसने ये भी बताया कि उसने क्लब में सफाई के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। ये सुनते ही अरमान के होश उड़ गए। अब अरमान पूरी तरह से घबरा गया। वो समझ गया कि बॉस ने थॉनी को अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए उसे जान से मारने का आदेश दे दिया है। और अरमान ने थॉनी को अपनी तरफ करने की इतनी कोशिश इसलिए की थी, पहला उसे थॉनी का काम करने का तरीका और हिम्मत पसंद थी, और दूसरा वो उन मां बेटे की जान बचाना चाहता था। लेकिन अब बॉस ने उसे मारने का फैसला कर लिया था। सेकंड इन कमांड होने के बावजूद वो बॉस के फैसले को बदल नहीं सकता था, इसलिए वो बस अपनी कार तेज भगाते हुए वापस दौड़ा। इस बात से अनजान थॉनी ने अभी अभी उस ठिकाने की सफाई खत्म ही की थी कि उसे पास से ही टिक टिक की आवाज सुनाई दी। जब वो पास गई तो देखा कि कुछ गैस सिलेंडरों के ऊपर एक बम लगा हुआ है। सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। उसने तुरंत पास रखा आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और कांच की खिड़की पर दे मारा। उस वक्त थॉनी को लगा कि अरमान उसे मारना चाहता है ताकि राज न खुले, लेकिन जैसे ही उसने कांच तोड़ा उसने देखा कि अरमान वापस आ गया है। अरमान ने बिना कुछ कहे पासवर्ड लॉक खोला और उसे बाहर निकाल लिया। हालांकि थॉनी भी बहुत उलझन में थी, लेकिन अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जान बचाकर वहां से भागना सबसे जरूरी था। और जैसे ही वे दोनों वहां से भागने वाले थे उस ठिकाने में बम का टाइमर भी खत्म होने वाला था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसने दोनों को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अरमान ने फिर भी थॉनी को अपने नीचे छिपाकर बचाया। जब धमाके का असर पूरी तरह खत्म हो गया तो वो उसे लेकर निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी टांगे काम नहीं कर रही है। असल में धमाके के वक्त कांच का एक टुकड़ा उसकी जांग में घुस गया था। थॉनी जो कभी एक सर्जन हुआ करती थी, हालांकि उसका खून रोकना जरूरी था, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। इतने जोरदार धमाके की आवाज सुनकर पक्का बहुत सारे पुलिस वाले आ जाएंगे। वहां पहुंचे गुर्गे ने भी अरमान को अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन टोनी ने उसे सख्ती से रोक दिया, क्योंकि अभी जो हालत थी, अगर पहले खून नहीं रोका गया तो शायद अस्पताल पहुंचने से पहले ही अरमान ऊपर पहुंच जाएगा। गुर्गे को बात ना मानते देख टोनी को भी गुस्सा आ गया। टोनी की पक्की नजरों को देखकर अरमान ने आखिरकार उस पर भरोसा किया। हाँ, मिलने के बाद टोनी ने पहले लाइटर से चाकू को गर्म किया, फिर उसने कोई तेज केमिकल घाव पर डाला और आखिर में उस खौलते हुए चाकू से घाव को बंद कर दिया। ये सब करने के बाद ही टोनी ने गुर्गे को अरमान को ले जाने दिया। जब भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंची तब तक वो अड्डा पूरी तरह खाली हो चुका था। अस्पताल जाते समय रास्ते में टोनी ने अरमान के घाव पर पट्टी भी बांधी। अरमान टोनी के सधे हुए हाथों को देखकर काफी हैरान था। इतने शानदार फर्स्ट स्किल साफ तौर पर किसी आम सफाई कर्मचारी के बस की बात नहीं थी, लेकिन अरमान के पूछने पर टोनी ने उल्टा उसी से पूछ लिया कि तुम लोगों ने मुझे निपटाने की साजिश क्यों रची। ये सुनकर अरमान ने सफाई दी कि बॉस उसे खत्म करना चाहता है। उसे भी धमाके के बारे में बाद में पता चला, इसलिए वो भागे भागे वापस आया। ये सुनकर टोनी अंदर से डर गया। वो समझ गया था कि वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। चाहे वो आज बच जाए, लेकिन हमेशा नहीं बच पाएगा। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने बेटे लूका की थी। टोनी ने ये सुनने के बाद राहत की सांस ली। अगले दिन जान गंवाने वाले उस बॉक्सिंग जिम के मालिक को भी दफना दिया गया। टोनी भी वहां मुआयना करने पहुंचा। हालांकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वो सच्चाई सबको बता नहीं सकता था, इसलिए उसे अपने पुराने बॉस के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर उसे ये नहीं पता था कि जिम का मालिक पुलिस का खबरी था। बॉस के जनाजे में एक दिहाड़ी मजदूर का आना पहले ही पुलिस की नजरों में आ चुका था, खासकर ये देखकर कि टोनी को हर बार काम पर ले जाने के लिए महंगी गाड़ियां आती है। इस केस की जांच कर रहे एजेंट मिलर को उस पर और ज्यादा शक होने लगा था। वही टोनी सबकी नजरों से बचने के लिए एक तरफ अरमान और उसके गैंग का कचरा साफ करता रहा और दूसरी तरफ एक आम सफाई वाले की जिंदगी जीता रहा। लेकिन जब वो एक दिन टॉयलेट साफ कर रहा था, तभी
बाहर से एक आदमी की आवाज आई और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एजेंट मिलर था। लेकिन उस समय टोनी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। मिलर को मदद की जरूरत थी तो टोनी ने बिना कुछ सोचे उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। थोड़ी बातचीत के बाद मिलर को भी ये एहसास हो गया कि टोनी कोई गैंग का आदमी नहीं है, इसलिए उसने सीधे अपनी पहचान बता दी। मिलर की पहचान जानने के बाद टोनी वही सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अचानक उसके पास क्यों आया है, लेकिन साफ था कि मिलर पूरी तैयारी से आया था। मिलर ने तुरंत अपना फोन निकाला और टोनी को कुछ पहचानने को कहा। दरअसल मिलर की नजर पहले से ही अरमान के गैंग पर थी, लेकिन टोनी को अच्छी तरह पता था कि अगर उसने कबूल कर लिया कि उसका गैंग से नाता है तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा। अपने बेटे का इलाज अमेरिका में जारी रखने के लिए उसने हिम्मत करके झूठ बोल दिया कि उसने फोटो वाले आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पर मिलर के सवाल खत्म नहीं हुए और जब टोनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, तभी उसकी साली अचानक वहां आ गई। मिलर ने जैसे ही किसी बाहरी को देखा वो एक पल में सुपर डैड बन गया और बच्चे को गोद में लेकर टॉयलेट से चला गया। अब टोनी समझ चुका था कि पुलिस की नजर उस पर है। देश से निकाले जाने के डर से उसने फैसला किया कि वह गैंग से सारे नाते तोड़ लेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान का फिर से उसे फोन आ गया। उसकी सख्त आवाज सुनकर टोनी समझ गया कि अरमान पक्का किसी मुसीबत में है और सच में वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। दरअसल आधे घंटे पहले अरमान एक दूसरे गैंग के साथ हथियारों की डील कर रहा था, लेकिन जब दोनों तरफ से सामान की अदला बदली होने वाली थी तो अरमान के गुर्गे ने देखा कि आधा ट्रक सामान गायब था। ये जानकर सामने वाला बॉस भड़क गया। उसने कहा कि मैं अपना सिर दाव पर लगाकर सामान लेने आया हूँ और तुम कह रहे हो कि माल नहीं है। क्या ये सीधे सीधे मेरी बेइज्जती नहीं है? अरमान समझाना चाहता था, लेकिन गुस्से में आग बबूला खरीदार ने सीधी अपनी बंदूक उस पर तान दी। ये देखकर अरमान के गुर्गों ने भी बिना देर किए अपने हथियार निकाल लिए। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली और दोनों ने अपना एक एक आदमी खो दिया। तब जाकर उनका दिमाग कुछ ठंडा हुआ। अरमान ने तुरंत कहा कि वो एक दिन के अंदर वो सारी राइफलें ढूंढ लेगा और उन्हें जवाब देगा। शांत होने पर खरीदार भी बात को बढ़ाना नहीं चाहता था तो उसने हामी भर दी। खरीदार के जाने के बाद अरमान ने अपने उस आदमी को देखा जिसने उसके लिए गोली खाई थी। वो अंदर से गुस्से में उबल रहा था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी वहां की सफाई करना था, इसलिए उसने टोनी को फोन किया था। फोन मिलते ही टोनी तुरंत वहां पहुंच गया और तब तक अरमान के बाकी गुर्गों ने लाश को पैक कर दिया था। जब सब लोग लाश को वहां से ले गए तो अरमान ने टोनी को अंदर बुलाया, पर गुस्से में बैठे अरमान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि अच्छे से सफाई करके चला जाए। अरमान के चेहरे पर गुस्सा देखकर टोनी थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी उसने अरमान को रोका। टोनी ने उसे ये नहीं बताया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उसने अपनी सीध में यही सोचा कि अगर वो अब ये काम छोड़ देगा तो आसानी से बच निकलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने गैंग का इतना कचरा साफ किया है कि वो उनके कई गहरे राज जान चुका था। अगर टोनी ये काम छोड़ने का फैसला करता है तो गैंग किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत सोचने के बाद मजबूरी में टोनी ने फिर से अपने रबर के दस्ताने पहन लिए। उधर अरमान ने ये सोचकर कि बात बाहर न जाए और राइफलों की जांच में कोई दिक्कत न हो, गैस लीक होने का बहाना बनाया और अड्डे के सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। वहां सिर्फ टोनी अकेला सफाई कर रहा था। पर जब टोनी कूड़ा फेंकने बाहर गया तो गैंग का ही एक आदमी गोदाम से निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा उन्होंने सबको घर भेज दिया है क्योंकि पेंट फट गया था। मैं बस यहाँ थोड़ी सफाई करने आया हूँ। उन्होंने ही मुझे वापस बुलाया था। ओह ठीक है टोनी। इस अजीब सी हरकत करने वाले लड़के को देखकर टोनी को शक हुआ। उसे नहीं पता था कि यही लड़का जल्द ही उसका जान बचाने वाला है। सफाई खत्म करके जैसे ही टोनी घर लौटा उसने देखा कि उसके बेटे लूका को तेज बुखार है। बुखार उतर ही नहीं रहा था। अच्छी तरह चेक करने के बाद टोनी को लगा कि लूका को बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो गया है। उसे पहले से ही एक दुर्लभ बीमारी थी जिससे उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी। अब उसे सिर्फ एंटीवायरल दवाइयों से ही बचाया जा सकता था। टोनी ने तुरंत उस खास अस्पताल में फोन किया। हालांकि उन्होंने अरमान की खातिर लूका का इलाज करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट का टाइम अभी नहीं हुआ था। अस्पताल वाले भी अपनी मर्जी से दवाइयां नहीं दे सकते थे। उन्होंने उसे पहले इमरजेंसी में जाने की सलाह दी और फिर फोन काट दिया। थर्मामीटर का पारा चढ़ते देख टोनी ने तय किया कि वो लूका को इमरजेंसी लेकर जाएगा, लेकिन उसकी साली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उन दोनों का वीजा खत्म हो चुका था। छोड़ो इस बात को कि इमरजेंसी वाले लूका का इलाज करेंगे या नहीं, अगर वे पकड़े गए तो दोनों को देश से निकाल दिया जाएगा। पर अभी टोनी को किसी बात की परवाह नहीं थी। अपनी साली की एक ना सुनकर जब उसने देखा कि टोनी नहीं मान रहा तो वो भी साथ जाने को तैयार हो गई। भले ही वो भी गैर कानूनी तरीके से रह रही थी, लेकिन अमेरिका में इतने सालों से रहने की वजह से उसे चीजों को संभालना आता था। नहीं 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 नहीं। साली ने दोनों बच्चों को साथ लिया और टोनी और लूका को टैक्सी में बैठा दिया। लेकिन रास्ते में टोनी को अचानक कुछ याद आया और थोड़ी ही देर में टोनी एक क्लब में पहुंच गया और ये क्लब किसी और का नहीं बल्कि अरमान का ही अड्डा था। इस अनजान देश में इस वक्त टोनी सिर्फ अरमान पर ही भरोसा कर सकता था और किसी पर नहीं। सब जानने के बाद अरमान ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत लूका को अपनी महंगी गाड़ी में लिटा दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि छुपकर जांच कर रहे एजेंट मिलर ने इस पूरी घटना की अपने कैमरे से फोटो खींच ली है। जल्द ही अरमान टोनी और उसके बेटे को लेकर एक क्लिनिक पहुंच गया और ये क्लिनिक उनके बॉस हाइक के परिवार का अपना क्लिनिक था। डॉक्टर की पूरी कोशिश के बाद लूका की हालत अब जाकर स्थिर हुई। टोनी ने उस आदमी को देखा जो उसे प्यार से कॉफी दे रहा था। उसके मन में बड़ी उलझन थी। एक तरफ FBI उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी तो दूसरी तरफ उसके बेटे की जान बचाने वाला था। और जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे तभी अरमान का फोन बज उठा। फोन करने वाला कोई और नहीं उसका बॉस हाइक था। उसने अरमान को अड्डे पर बुलाया। टोनी लूका का ख्याल रखने के लिए वही रुक गया। उसने अभी अरमान से ज्यादा बात भी नहीं की थी कि उसने देखा कि हाइक का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। इस तरह टोनी को भी उनके अड्डे पर लाया गया। बिल्डिंग के बाहर से ही टोनी को हाइक का गुस्सा महसूस हो रहा था। वो अरमान पर चिल्ला रहा था कि राइफलें ढूंढने के बजाय वो एक सफाई वाले के बेटे को उनके पर्सनल क्लिनिक में ले आया। उसे ये बात मालूम थी कि वो आदमी उसके बेटे के हाथों हुए कत्ल का इकलौता गवाह है। आज वो हर हाल में इस मुसीबत को खत्म करना चाहता था। उसी वक्त टोनी को भी वहाँ
लाया गया। अरमान अभी भी टोनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हाइक इतना भड़का कि उसने सीधे अपने आदमी से बंदूक ले ली। वो बिना कुछ सोचे टोनी को खत्म करने वाला था, लेकिन टोनी की बातों ने उसका इरादा ही बदल दिया। लेकिन मैंने आज कुछ चीजें देखी है। एक आदमी तुम्हारी गाड़ी में कुछ बक्से रख रहा था, वो घबराया हुआ लग रहा था, और टोनी जिस आदमी की बात कर रहा था वो वही लड़का था जिसे उसने कूड़ा फेंकते वक्त देखा था। टोनी के उसका हुलिया बताने के बाद अरमान तुरंत समझ गया कि वो कौन है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गैंग का ही माल उतारने वाला जिमी था। फिर वो अपने आदमियों को लेकर उसके पास पहुंचा। जिमी के आदमियों ने तुरंत गाड़ी में तलाशी शुरू कर दी, और तभी अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से जिमी ने अपनी बंदूक निकाल ली। ये देखकर अरमान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इस चक्कर में उसने न सिर्फ अपना एक खास आदमी खोया था, बल्कि बॉस से भी बहुत डांट खाई थी। और अब तू मुझ पर ही बंदूक तान रहा है। गुस्से से पागल अरमान ने जिमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद गोलियों की 2 आवाजें आई। टोनी तुरंत समझ गया कि जिमी का खेल खत्म हो चुका है। हालांकि टोनी अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन एक पिता होने के नाते अपने बेटे की खातिर उसे ऐसा करना ही पड़ा। जल्द ही अरमान अंदर आया। उसने वो खोया हुआ सामान वापस मिलने की पूरी कामयाबी का सेहरा टोनी के सिर बांध दिया। जिमी को ठिकाने लगाने के बाद हाइक अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लग गया। उसने सबसे पहले अरमान को शादी का कार्ड दिया और उसे मेहमानों को बुलाने का काम सौंपा, और हर नाम के आगे एक खास रकम लिखी थी। इसका मतलब बहुत साफ था, शादी में आने वाले लोग अपनी मर्जी से शगुन नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें उतना ही पैसा देना होगा जितना उनके नाम के आगे लिखा है। ये तरीका देखकर तो गैंग का दूसरा सबसे बड़ा आदमी अरमान भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बॉस पैसों के लिए इतना गिर सकता है, लेकिन आखिर वो उसका बॉस था, इसलिए उसने बिना मन के भी ये काम अपने सिर ले लिया। इधर अरमान के जाते ही हाइक का बेटा वहां आ गया। उसने अपने पिता से पूछा कि आपने ये काम मुझे क्यों नहीं दिया? आखिर ये बेशर्मी वाले काम करने में तो मैं सबसे ज्यादा माहिर हूँ। वही दूसरी तरफ अरमान के रहम की वजह से टोनी की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक और बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। FBI एजेंट मिलर ने जब देखा कि टोनी और अरमान का आपस में काफी मिलना जुलना है, तो उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन इस बात से अनजान टोनी इस वक्त बहुत खुश था, क्योंकि अरमान के क्लिनिक में इलाज के बाद लूका बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था। पर जैसे ही वो लूका को लेकर एक अनहोनी हो गई। जांच के नतीजों से पता चला कि लूका के लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया है। अभी की हालत में हम पहले सिर्फ लीवर का ही इलाज कर सकते हैं, उसके बाद ही उसकी इम्यूनिटी वाली बीमारी का इलाज शुरू हो पाएगा। ये खबर टोनी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, और सबसे ज्यादा गुस्से वाली बात तो ये थी कि एजेंट मिलर इतने गलत समय पर उसके पास आ धमका। काफी लंबे समय तक नजर रखने के बाद उसे पता चल गया था कि टोनी और अरमान के बीच का रिश्ता काफी गहरा है। इसलिए इस बार उसने इसी बात का फायदा उठाते हुए टोनी को अपना खबरी बनने के लिए ब्लैकमेल किया, वरना वो उन दोनों मां बेटे को देश से बाहर निकाल देगा। क्या तुम मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो? मैं बस सच कह रहा हूँ। मिलर का टोनी के पास आना ब्लैकमेल से ज्यादा एक तरह का मानसिक टॉर्चर था। उसे किसी गैंगस्टर की तरह बंदूक निकालने की जरूरत नहीं थी। उसके पास कागजात थे, कानून था और डिपोर्ट करने की ताकत थी। लेकिन ये कानूनी और सिस्टम से जुड़ा तरीका अक्सर गुंडों की बंदूक से भी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि एक तरफ जहां ये सब कानून के नाम पर होता है, वहीं दूसरी तरफ आपके पास कम से कम लड़ने का थोड़ा तो मौका होता है। याद है जब मिलर पहली बार टोनी से मिलने आया था, उसने एक बच्चा इसलिए गोद में लिया था ताकि वो एक अच्छे पिता की तरह टोनी के करीब जा सके, और दूसरा, अगर उसके बॉस उसे डांटते तो वो बच्चा उसके लिए एक ढाल बन जाता। क्योंकि FBI का साफ नियम है कि जब कोई मेल एजेंट किसी फीमेल से पूछताछ करे तो वहां एक तीसरे इंसान का होना जरूरी है, और वो बच्चा ही वो तीसरा इंसान था। इससे पता चलता है कि मिलर केस सॉल्व करते समय सीधे तरीके से काम नहीं करता, बल्कि अपनी चालाकी भी दिखाता है। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। इस समय क्लब में अरमान शादी की लिस्ट वाले लोगों को कॉल कर रहा था। वही बगल में साफ सफाई कर रही टोनी भी जानबूझकर उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि अब उसकी सोच बदलने लगी थी। हालांकि मिलर की धमकियों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसे आगे की प्लानिंग करनी ही थी। जल्द ही अरमान ने सभी को खबर दे दी। हालांकि वे लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन हयाक के गैंग की ताकत के डर से वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी अरमान की पत्नी नादिया ने भी ये लिस्ट देख ली। तुम ये कर सकते हो बेबी, बस अपना ध्यान इनाम पर रखो। अगर तुम हयाक से इस बारे में बात करोगे तो वो तुम्हें होटल में बराबर का पार्टनर बनाने से मना नहीं करेगा। दरअसल हयाक एक होटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। क्योंकि वो खुद सामने नहीं आ सकता था, इसलिए वो इसे चलाने के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा था। गैंग का नंबर 2 होने के नाते अरमान स्वाभाविक रूप से सबकी नजरों में इसके लिए सबसे सही आदमी था। लेकिन उसे क्या पता था कि हयाक की नजरों में वो सिर्फ एक मोहरा था, जिसे वो कभी भी फेंक सकता था। इसीलिए उसने अरमान से ये सारे दुश्मनी मोल लेने वाले काम करवाए। और जब वे दोनों हयाक के बराबर बैठने के सपने देख रहे थे, तभी अरमान का फोन बज उठा। फोन करने वाली एक सांसद थी। वो पैसे उधार मांगने आई थी। दरअसल गैंग और उसके बीच के साठगांठ का पता एक दूसरे सांसद को लग गया था। सामने वाला इसी बात को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और मुंह बंद रखने के लिए हजारों डॉलर मांग रहा था। इसके अलावा उसे हयाक की बेटी को एक महंगा तोहफा भी देना था। उसके पास सच में पैसे नहीं बचे थे। ये सुनकर अरमान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आखिर वो सांसद उनके लिए जरूरी थी, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता। क्या तुम यही करना चाहते हो? तुम्हें उसे बताना होगा कि उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो सिर्फ इसी क्लब में आएगा। जल्द ही वो सांसद एक आदमी को लेकर क्लब में आ गई। वही अरमान पैसे लाने के बहाने उस आदमी को किचन में ले गया। किचन में पहुंचते ही अरमान ने उसका सिर तेल की कड़ाही में डुबा दिया। हालांकि गैस चालू नहीं थी, लेकिन उस दम घुटने वाली चीख ने टोनी का ध्यान खींच लिया। वो हाथ में शराब की बोतल लिए अंदर गई और देखा कि अरमान वहां उस आदमी को टॉर्चर कर रहा है। भले ही वो अक्सर उसके क्राइम सीन साफ करती थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अरमान का इतना खौफनाक रूप देखा था। टोनी डर के मारे सुन पड़ गई। जब तक वो कुछ समझ पाती, वो आदमी मरने की हालत में पहुंच चुका था। एक
सर्जन होने के नाते थॉनी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि उसने कामयाबी से उस आदमी की जान बचा ली, लेकिन इससे उसे सच्चाई का भी एहसास हो गया। इस वक्त थॉनी के मन में फिर से बदलाव आया। वो समझ गई कि अंडरवर्ल्ड का रास्ता तबाही की तरफ ही जाता है। मिलर का तरीका भले ही उसे गुस्सा दिला रहा था, लेकिन शायद वही उसके और उसके बेटे के बचने का इकलौता रास्ता था। इसलिए अगले दिन वो मिलर से मिलने गई। थॉनी ने कहा कि अगर वो उन दोनों मां बेटे को डिपोर्ट न करने और उनकी सेफ्टी की गारंटी दे ताकि लूका का अमेरिका में अच्छे से इलाज हो सके, तो वो गैंग में उसका खबरी बनने को तैयार है। मिलर के लिए ये शर्तें मानना बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि जब तक वो पीछे से कोई गड़बड़ न करे, अरमान की लोकल पावर से ये काम आसानी से हो सकता था। इसलिए मिलर ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी। डील पक्की होने के बाद थॉनी ने उससे पूछा कि उसे क्या जानकारी चाहिए। मिलर ने बताया कि हयाक अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है। वो मेहमानों की लिस्ट चाहता था। उसे लगा कि उस लिस्ट में जरूर हयाक के सारे छुपे हुए कनेक्शंस का पता होगा। अगर वो उन लोगों को पकड़ ले तो हयाक को गिराना बहुत आसान हो जाएगा। मैं शादी के लिए नहीं हूँ, तुम बहुत, मुझे यकीन है कि तुम इसे संभालोगी। कोई चारा न होने पर थॉनी एक नौकरानी के रूप में अरमान की पत्नी नादिया के साथ शादी में घुस गई। और नादिया थॉनी को इसलिए अंदर लाई थी क्योंकि उसने सुना था कि अरमान उसका बहुत ख्याल रखता है और वो अपनी आंखों से अपने पति का बर्ताव देखना चाहती थी। अरमान एक नजर में ही समझ गया कि नादिया अपना हक जताना चाहती है, इसलिए वो तुरंत उसे समझाने के लिए आगे आया। वही दूसरी तरफ एक खबरी होने के नाते थॉनी अरमान का सामना करने से डर रही थी। वो कोई भी बहाना बनाकर वहां से खिसक गई। वो छुपकर अकाउंट रूम में घुस गई। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे दराज में मेहमानों और उनके गिफ्ट्स की लिस्ट मिल ही गई। और जैसे ही वो उन नामों को नोट करने वाली थी, उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला नजारा देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि अरमान दुल्हन के साथ रोमांस कर रहा था। दरअसल अरमान और हयाक की बेटी पहले से ही प्यार में थे, लेकिन हयाक ने उन दोनों को अलग कर दिया था। ये बात फिर से साबित करती है कि हयाक के दिल में अरमान हमेशा से ही एक ऐसा इंसान था जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, बस वो एक मोहरा था। ये सब देखकर थॉनी के दिल में भी अजीब सी जलन होने लगी। लेकिन तभी हयाक का बेटा तारिक अंदर आ गया। थॉनी ने सफाई करने का नाटक करना शुरू कर दिया, लेकिन गैंग के नियमों के अनुसार किसी भी नौकर को अकाउंट रूम में जाने की इजाजत नहीं थी। इससे तारिक को तुरंत शक हो गया, इसलिए उसने थॉनी के विरोध करने के बावजूद उसकी जबरदस्ती तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब वे दोनों धक्का मुक्की कर रहे थे, तभी अरमान सही समय पर वहां पहुंच गया। तारिक ये देखकर कि उसके पास कुछ नहीं है, गुस्से में वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि उस लिस्ट की थॉनी ने पहले ही चोरी छुपे फोटो खींच ली थी, लेकिन अरमान ने एक बार फिर अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया, जिससे वो फिर से कंफ्यूज हो गई। जब मिलर से मिलने का दिन आया तो उसने आखिरकार उसे वो लिस्ट नहीं दी, बल्कि उसकी जगह खिलौने वाले वॉकी टॉकी का एक जोड़ा निकाल कर दे दिया। मिलर भी हैरान रह गया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। थॉनी ने कहा कि उसे कोई लिस्ट नहीं मिली, लेकिन उसे खाली हाथ आने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने भरपाई के लिए ये छोटा सा गिफ्ट खरीद लिया। ये सुनकर मिलर हालांकि बिल्कुल स्पीचलेस था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो समझता था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले हयाक गैंग में किसी सीक्रेट लिस्ट को हासिल करना आसान नहीं है, इसलिए उसने थॉनी को ज्यादा डांटा नहीं। मिलर से पीछा छुड़ाने के बाद थॉनी तुरंत अपने बेटे के स्पेशल अस्पताल गई ताकि वो लूका की हालत के बारे में पूछ सके, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि बच्चे का लीवर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है और दवाइयां अब असर नहीं कर रही है। अब सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट का ही इकलौता रास्ता बचा है। ये सुनकर थॉनी पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसे और भी ज्यादा निराशा तब हुई जब लीवर की समस्या के कारण अस्पताल ने लूका की इम्यूनिटी की बीमारी का इलाज करने से मना कर दिया। पर अगर उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो मुझे डर है कि सही लीवर डोनर मिलने से पहले ही बच्चा दम तोड़ देगा। पूरा मामला एक कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंस गया। फिलहाल उनकी इकलौती उम्मीद उसी गायब हुए बोन मैरो डोनर को खोजना था ताकि उसके बोन मैरो का इस्तेमाल करके इस बीमारी का इलाज किया जा सके। कोई और रास्ता न होने पर थॉनी और उसकी ननद फियोना लोकल ऑर्गन डोनेशन सेंटर में पहुंची। वहां उन्हें एक इंडियन लुक वाला मैनेजर मिला। उन्हें उम्मीद थी कि वे उससे उस डोनर की जानकारी हासिल कर लेंगी, लेकिन किसी भी डोनर की प्राइवेट जानकारी चुपके से निकालना नियमों के खिलाफ था। थॉनी ने उसे चाहे कितना भी समझाया और अपनी मजबूरी बताई, पर वो मैनेजर बस मुस्कुराता रहा और बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब थॉनी ने कंप्यूटर स्क्रीन पर चुपके से झांकने की कोशिश की तो उसने स्क्रीन ही दूसरी तरफ घुमा दी। हालांकि इससे थॉनी को यह समझ आ गया कि उसे जो जानकारी चाहिए वो उसी कंप्यूटर में मौजूद है, लेकिन मैनेजर के साफ मना करने पर उन्हें उदास होकर डोनेशन सेंटर से बाहर निकलना पड़ा। और जब थॉनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसने देखा कि वो मैनेजर अपने ऑफिस से बाहर जा रहा है। मैं यहाँ ये नहीं खोल सकती बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नाम और एड्रेस के। जल्द ही वो दोनों फिर से उस ऑफिस के दरवाजे पर वापस आ गए। कोई गड़बड़ न हो इसलिए थॉनी ने अपनी ननद को बाहर नजर रखने को कहा और वो खुद अंदर जानकारी ढूंढने चली गई। वो पहले से ही एक सर्जन थी, इसलिए उसे अस्पताल के सिस्टम की अच्छी समझ थी, लेकिन हजारों फाइलों के बीच में अपने बेटे का मैच ढूंढने में उसे कुछ समय लगने वाला था। और ठीक उसी वक्त वो मैनेजर वापस आ गया। कोई और रास्ता न देखकर फियोना को मैनेजर को बातों में उलझाने के लिए अपने हुस्न का जादू चलाना पड़ा। उसने उस आदमी की हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप और यहाँ तक कि उसकी राशि तक सब कुछ पूछ डाला। मैनेजर भी इन सब सवालों से थोड़ा नर्वस हो गया था और जैसे ही फियोना की हालत खराब होने लगी तभी थॉनी को आखिरकार उस डोनर की डिटेल्स मिल गई। ये देखकर फियोना ने तुरंत अपने तेवर बदल लिए। इससे पहले कि मैनेजर अपना फोन नंबर बता पाता, वो थॉनी के साथ डोनेशन सेंटर से बाहर निकल गई। इसके बाद दोनों उस लिस्ट में दिए गए पते के हिसाब से एक दुकान पर पहुंची। जिस आदमी को वो ढूंढ रही थी उसका नाम पाब्लो था और वो इसी दुकान का सेल्समैन था। पाब्लो को लगा कि वो लोग वहां कार खरीदने आई है, इसलिए उसने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। लेकिन जब थॉनी ने अपने आने की असली वजह बताई तो उसका मूड तुरंत बदल गया। उसने बिना कुछ सोचे उन दोनों को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि बोन मैरो डोनेट करने के लिए उसकी बेटी ने उसका नाम लिखवाया था। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इस वक्त वही आदमी उसके बेटे की इकलौती उम्मीद था। मजबूर होकर थॉनी ने फिर से उसे पैसों का ऑफर दिया। हालांकि एक सफाई कर्मचारी होने के नाते उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन यही इकलौता तरीका था जो उसे समझ आ रहा था। पाब्लो ने
जो रकम बताई उसे सुनकर उन दोनों के पसीने छूट गए। आपको बता दे कि इतना पैसा तो किसी लोकल इंसान को कमाने में भी 2-3 साल लग जाते। फिर उनका तो कहना ही क्या, जिनके पास कोई पक्की नौकरी भी नहीं थी और वो गैर कानूनी तौर पर रह रही थी। थॉनी ये सुनकर हार मानकर वहां से चली गई और उसकी ननद भी उस आदमी को खरी खोटी सुनाने के बाद थॉनी के साथ दुकान से बाहर आ गई। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि थॉनी के घर पहुंचने से पहले ही मिलर ने उसे FBI ऑफिस बुला लिया। उसने थॉनी को बताया कि एक सांसद अक्सर अरमान के क्लब में आती है। वो जानना चाहता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और वो सांसद कोई और नहीं, वही मोटी सांसद थी जो अरमान से पैसे मांगने आई थी। लेकिन ये सोचकर कि अरमान ने कई बार उन माम बेटे की मुश्किल समय में मदद की थी, इस बार थॉनी उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने मिलर से कहा कि उसने क्लब में किसी भी मोटी सांसद को नहीं देखा। लेकिन तेज दिमाग वाले मिलर ने फिर भी उसकी हरकतों से भांप लिया कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद मिलर ने एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला और थॉनी को उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए कहा। ली अभी भी इस बात से नाराज था कि टोनी को हाइक की गेस्ट लिस्ट नहीं मिल पाई। उसने उसे बताया कि अगर इस बार भी वो खाली हाथ लौटी तो उसे अवैध प्रवासियों वाली बात इमिग्रेशन ऑफिस को बतानी पड़ेगी। मजबूर होकर टोनी टेबल पर रखे रिकॉर्डिंग पेन को देखने लगी। अपने बेटे की हालत को देखते हुए उसके पास ये बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब टोनी दोबारा क्लब में सफाई करने गई तो उसे वही मोटा पार्षद दिख गया, पर जैसे ही वो रिकॉर्डिंग पेन रखने वाली थी तभी अमन वहां आ गया। ये देखकर टोनी ने तुरंत वो रिकॉर्डिंग पेन वापस अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि FBI को अमन के खिलाफ कोई सबूत मिले। उस मोटे पार्षद की बातें रिकॉर्ड करना भी FBI के दबाव में उठाया गया एक मजबूर कदम था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उस रिकॉर्डिंग में अमन की आवाज आए। अच्छी बात यह थी कि अमन बस उस मोटे पार्षद से मिलने आया था और फिर वो वहां से चला गया। इसके बाद टोनी ने वो रिकॉर्डिंग पेन उस मोटे पार्षद की कुर्सी के नीचे रख दिया। मेहमानों के सामने इस तरह से सफाई करने की उसकी इस हरकत पर अमन का भी ध्यान गया, लेकिन अमन को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसने टोनी को किचन में बुलाया और साफ सफाई के नियम समझाने के बाद बड़े ही प्यार से लूका की तबीयत के बारे में पूछा। अब जब टोनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो उसने सारी बात उसे बता दी। वो अमन से $1 लाख उधार मांगना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि ये सब सुनकर अमन उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। उसने साफ कह दिया कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और बोन मैरो तो लेकर रहेंगे। अमन का काम करने का तरीका अभी भी बिल्कुल गैंगस्टर्स वाला ही था, लेकिन एक मजबूर माँ के लिए ये भी किसी वरदान से कम नहीं था। इंसाफ का नाम लेने वाली FBI ने लूका की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने ही दोस्त को धोखा देने पर मजबूर किया। वहीं दूसरी तरफ बुराई का प्रतीक माना जाने वाला एक गैंगस्टर बिना कोई शर्त रखे सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे की जान बचाना चाहता था। कौन सही है और कौन गलत, टोनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन अमन पाब्लो के पास पहुंच गया। शुरू में तो पाब्लो ने एक सेल्समैन की तरह ही अमन से बात की, लेकिन जब अमन ने उससे पूछा कि वो एक बेबस मां बेटे को क्यों परेशान कर रहा है तो वो तुरंत समझ गया। मैंने उस औरत से कहा था कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, मैं उससे $1 लाख या $10 लाख कुछ नहीं लेना चाहता, बस उसे मुझसे दूर रहने को कहो। गलत जवाब। क्या तुम एक और बार कोशिश करना चाहोगे? मेरी तुमसे बात हो गई है, अगर मैंने एक शब्द भी और कहा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो और उस औरत से कहो कि मुझसे दूर रहे। अपनी औकात भूल चुका पाब्लो अभी भी यही सोच रहा था कि अमन भी टोनी की तरह ही सीधा साधा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गैंगस्टर्स के काम करने के तरीके अलग होते हैं। रात होते ही उसे समझ में आ जाएगा कि असली शैतान कौन है। जल्द ही अमन ने टोनी को अपने अड्डे पर बुला लिया और इस समय तक पाब्लो को बंदी बनाकर वहां बैठाया जा चुका था। ये देखकर टोनी ने जल्दी से उसके मुंह से कपड़ा हटाया, क्योंकि वो किसी गुंडे की ताकत का इस्तेमाल करके उससे जबरदस्ती बोन मैरो नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वो उससे एक बार फिर प्यार से बात करना चाहती थी। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि पूरे सिस्टम में 3.5 लाख लोगों में से सिर्फ आप ही मेरे बेटे के लिए सही मैच है, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं और आप अचानक गायब हो गए। क्या आप उस दर्द को समझ सकते हैं जब कोई अपना मौत के मुंह में जा रहा हो? जब टोनी ने देखा कि पाब्लो अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो उसने भी कोई जबरदस्ती नहीं की। हालांकि वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, पर वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस तरह के घटिया तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसने अमन के पास जाकर कहा कि वो पाब्लो को जाने दे। ये सुनकर अमन भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब शिकार खुद जाल में फंस चुका है तो फिर उसे छोड़ने का क्या मतलब है। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई? जब वो दोनों बहस कर ही रहे थे तभी अमन का फोन बजने लगा। वो फोन उसी मोटे पार्षद का था, क्योंकि टोनी ने वो रिकॉर्डिंग पेन मिलर को दे दिया था, इसलिए उस पार्षद का घर FBI ने घेर लिया था। उसने अमन को होटल जाकर उसकी नोटबुक नष्ट करने को कहा, क्योंकि उसमें गैंग के साथ उसके पैसों के लेन देन का हिसाब था। ये सुनकर अमन काफी भड़क गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई काला धन लेकर उसे डायरी में भी लिखता है, लेकिन उसने उस मोटे पार्षद से शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि अगर उसने अपना मुंह बंद रखा तो वो नोटबुक मिलते ही उसे बाहर निकाल लेगा। इसके बाद वो टोनी को लेकर उस पार्षद के होटल गया। अमन ने टोनी से कहा कि वो रूम सर्विस वाली बनकर चुपके से कमरे में जाए और वो नोटबुक निकाल लाए, लेकिन टोनी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमन ने उसे समझाया कि अगर अंदर पहले से पुलिस हो तो पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है और तुरंत वहां से निकल आना। किस्मत से उस समय कमरे में कोई नहीं था। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद टोनी को वो नोटबुक मिल गई, पर उसे नहीं पता था कि मिलर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। असल में उस पार्षद ने अपना मुंह नहीं बंद रखा था। ये पता चलते ही मिलर तुरंत वहां पहुंच गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर टोनी बुरी तरह डर गई और जल्दी से अलमारी में छिप गई। जल्द ही मिलर अंदर वाले कमरे में आ गया। टोनी ने मौका देखा और धीरे से कमरे से बाहर खिसक गई। हालांकि वो बहुत संभल कर चल रही थी, लेकिन फिर भी पैरों की आवाज ने एजेंट का ध्यान खींच लिया। मिलर तुरंत दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक नेकलेस मिला। उसने तुरंत उसे जमीन से उठा लिया। मिलर उसे जितनी गौर से देखता उसे वो उतना ही जाना पहचाना लगता। थोड़ा याद करने पर उसे आखिरकार याद आ गया कि ये वही नेकलेस है जो टोनी ने तब पहना था जब उसने उसे रिकॉर्डिंग पेन रखने की धमकी दी थी। और उधर इस वक्त टोनी अमन के अड्डे पर पहुंच चुकी थी। उसने वो नोटबुक अमन को दे दी। अमन उसे देखकर बहुत खुश हुआ।
लेकिन टोनी ने इसका कोई क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि उसने अमन से पाब्लो को छोड़ने के लिए कहा। जब अमन ने देखा कि टोनी अपना मन बना चुकी है, तो उसने भी हार मानकर अपने आदमियों से पाब्लो की रस्सियां खोलने को कह दिया। इस बात से अनजान पाब्लो को अभी भी लग रहा था कि वो लोग उसे जान से मारने वाले हैं। ये सब सुनकर पाब्लो के चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी, जब तक कि अमन ने उसे धमकी नहीं दी कि उसे अपना फर्ज निभाना चाहिए। एक असली ताकतवर इंसान कभी भी कमजोरों पर जुल्म नहीं करता। पाब्लो ने जल्दी से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। वापस जाते समय भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने उसे पकड़ ही लिया था तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया। उसे तो यहाँ तक शक होने लगा था कि क्या टोनी का बेटा सच में बीमार है भी या नहीं। तभी अचानक कार में कोई खराबी आ गई। पाब्लो को तुरंत समझ आ गया कि टायर पंक्चर हो गया है। उसने अपनी आधी जिंदगी गैरेज में काम करते हुए बिताई थी, तो टायर बदलना उसके लिए बस बाएं हाथ का खेल था। और जब पाब्लो टायर बदल ही रहा था कि टोनी का फोन बजने लगा। वो फोन उसके बेटे लूका का था। बीमारी की वजह से लूका का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और ऊपर से उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। मजबूर टोनी के पास उसे झूठी तसल्ली देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो उसे बहलाने के लिए लोरी गाने लगी और पाब्लो को भी टोनी और लूका की बातों से उनकी दर्दनाक हालत का अंदाजा हो गया। गाड़ी में वापस बैठने के बाद पाब्लो ने भी बता दिया कि वो बोन मैरो क्यों नहीं डोनेट करना चाहता था। असल में उसकी पत्नी की मौत डॉक्टरों की एक गलती की वजह से हुई थी। उसी दिन से उसे अस्पतालों से नफरत हो गई थी। छोटी मोटी बीमारी होने पर वो खुद इलाज कर लेता और बड़ी बीमारी होने पर सब भगवान पर छोड़ देता। उसकी बेटी ने उसे हकीकत कबूल करवाने के लिए बोन मैरो डोनेशन लिस्ट में उसका नाम लिखवा दिया था, ताकि दूसरों की मदद करके वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन वो अपने दर्द को भुला नहीं पा रहा था। पर टोनी और उसके बेटे की बातें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ, गाड़ी मोड़ो, हमें वापस कनाडा जाना है, मैंने अपना मन बदल लिया है। टोनी ये सुनकर खुशी के मारे रोने लगी और इस तरह पाब्लो के एक नेक दिल फैसले की वजह से लूका के इम्यून सिस्टम की बीमारी का आखिरकार इलाज हो सका। जब पाब्लो ने लूका को धीरे धीरे ठीक होते देखा तो उसने चैन की सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। पाब्लो को जाता देख टोनी के चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत चुपचाप उनका इंतजार कर रही थी। उसी समय जेल के अंदर उस मोटे पार्षद पर किसी ने हमला कर दिया। वो बस अभी अभी किसी से मिलकर आया था। साफ तौर पर ये अमन का उसे जेल से बाहर निकालने का तरीका था। वो किसी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता था जो अपना मुंह बंद ना रख सके, क्योंकि इससे उसे और उसके गैंग को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। उस मोटे पार्षद के मारे जाने की खबर जल्द ही मिलर के कानों तक भी पहुंच गई। ये सुनते ही मिलर गुस्से से पागल हो गया। इस समय मिलर के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। अमन के गैंग को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए उसने एक बार फिर से वो नेकलेस उठाया और तुरंत समझ गया कि टोनी ने उसे धोखा दिया है। इसलिए उसने एक चाल चली और टोनी और उसकी ननद को एक पार्टी बस में फंसा लिया। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बस सफाई के लिए बुलाया गया हो, लेकिन असल में वो इमिग्रेशन ऑफिस की मदद से इन सभी अवैध प्रवासियों को एक साथ पकड़ना चाहता था। जब टोनी को गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसने तुरंत उन लड़कियों से भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जल्द ही सबको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन सभी को इमिग्रेशन ऑफिस के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। वहां टोनी की मुलाकात एक गर्भवती महिला से हुई। वो महिला अस्पताल जा रही थी जब इमिग्रेशन वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था। सच तो ये था कि ये औरतें कोई मुजरिम नहीं थी, बल्कि यहाँ बस अपना गुजारा करने आई आम इंसान थी। लेकिन इमिग्रेशन के इन बेरहम नियमों के आगे उनके सभी बुनियादी हक छीन लिए गए थे। इस वक्त टोनी कोई सफाई कर्मचारी नहीं थी, बल्कि मुसीबत के इस समय में भी एक डॉक्टर के तौर पर अपना फर्ज निभा रही थी। पर जैसे ही वो उस गर्भवती महिला की जांच करने लगी, वहां खड़े पुलिस वाले ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। जब मिलर उसके सामने आया तब जाकर टोनी को समझ में आया कि ये सब मिलर की ही कोई चाल है। उसने तुरंत मिलर से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा वो नेकलेस टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद उसने टोनी को बताया कि उस मोटे पार्षद का मर्डर हो गया है और उसके सभी साथियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। टोनी समझ गई कि वो ये सब बातें सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है, तो उसने मिलर से पूछा कि उसे उन लड़कियों को आजाद कराने के लिए क्या करना होगा। जब मिलर ने उसे सीधे काम की बात करते देखा तो उसने भी बात घुमाना छोड़ दिया। उसने सीधा अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग वाला नेकलेस निकाला और टोनी से कहा कि वो अमन के गैंग के सभी जुर्म रिकॉर्ड करे। ये देखकर टोनी फिर से दुविधा में पड़ गई। मिलर इंसानों की कमजोरियां बहुत अच्छी तरह जानता था। जब उसने देखा कि टोनी अभी भी सोच में पड़ी है तो उसने तुरंत अपने आदमियों को उस गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने को कहा, ताकि वो अपना भरोसा जीत सके। पर टोनी की ननद और बाकी औरतें अभी भी उसी डिटेंशन सेंटर में कैद थी। यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा मिलर उठा रहा था। इस बार मिलर ने टोनी को पूरी तरह से धर्म संकट में डाल दिया था। एक तरफ उसकी ननद थी जो अमेरिकन ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ सालों से जलील हो रही थी, और दूसरी तरफ अमन था जिसने कई बार मुश्किल वक्त में मां बेटे की जान बचाई थी। दिमाग पर इतना बोझ पड़ने की वजह से टोनी ने मजबूरी में वो नेकलेस ले लिया। इसी को अक्सर दबाव में किया गया समझौता कहा जाता है। जब कोई इंसान ऐसे मुश्किल हालात में समझौता करता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए एक बहाना बना लेता है। वो खुद से कहता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, बस हालात से मजबूर हूँ। इस सोच से टोनी को कुछ पल के लिए तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन इसका अंजाम होगा खुद से नफरत करना। वहीं इन सब बातों से अनजान अमन अभी भी बड़े बड़े सपने देख रहा था। उसने अपने गैंग के लिए वो होटल प्रोजेक्ट कामयाबी से हासिल कर लिया था। उसे लगा था कि अब वो अपने बॉस हाइक का पार्टनर बन जाएगा और उसके बराबर बैठ सकेगा। पर उसे क्या पता था कि हाइक तो उसे इंसान समझता ही नहीं है। हाइक की नजर में अमन चाहे गैंग का नंबर 2 ही क्यों ना हो, वो बस एक मामूली मोहरा ही रहेगा जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अमन के सामने ही उस होटल को चलाने की जिम्मेदारी अपनी बेटी और दामाद को दे दी। ये देखकर अमन आग बबूला हो गया और यहाँ तक कि इसी वजह से टोनी ने ये सब साफ साफ देख लिया था। अरमान को अकेले बैठकर शराब पीते हुए देखकर वो हिम्मत जुटाकर उसके पास गई। अरमान ने उसे देखा और टोनी को अपने साथ बैठकर एक ड्रिंक पीने को कहा, लेकिन उसने अपनी गैंग की परेशानियां उसे नहीं बताई, बल्कि उसने
थोनी के बेटे की बीमारी के बारे में पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि उसके बेटे की हालत कैसी है? वो अब ठीक हो गया है। आज सुबह वह अपने डायनासोर के खिलौनों के साथ खेल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल खेल रहा था। बच्चे बच्चे नहीं, वो अब पूरी तरह ठीक है। अरमान की इस बात ने थोनी को अंदर तक झकझोर दिया। वो जानती थी कि अरमान खुद मुसीबत में है, फिर भी उसे उसकी परवाह है, क्योंकि अगर अरमान ने मदद न की होती तो लूका आज जिंदा नहीं होता। इसके बाद उसने बिना सोचे अपना नेकलेस शराब के गिलास में डाल दिया। तुम्हारे साथ रहकर मैंने एक बड़ी गलती की। मैं अंतिम संस्कार में गई थी, वो मुझे घर वापस ले आए। वो मुझे तुम्हारे पास जाने से रोक रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस वजह से वो मुझे घर ले आए और अब वो उसको रिपोर्ट करेंगे। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। थोनी के इस तरह सच बोलने से अरमान हैरान रह गया, क्योंकि वो हमेशा से उसे अपना मानता था और उसने कभी उस पर शक नहीं किया था। थोनी कुछ और समझाना चाहती थी, लेकिन एक ही दिन में 2 बार धोखा खाने के बाद अरमान खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उस वक्त अरमान बहुत गुस्से में था, लेकिन अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने थोनी को फिर से बुलाया, क्योंकि उसे अब भी यकीन था कि वो उसे धोखा नहीं देगी। वो समझता था कि एक परदेश में रहने वाली माँ जो अच्छे और बुरे के बीच फंसी है, उसकी एक गलती भारी पड़ सकती है। उसने उस नेता की डायरी थोनी को दे दी। इसमें बॉस हायाक और उस नेता के बीच हुए सौदों की जानकारी थी। उसने थोनी से कहा कि वो इस डायरी के बदले उन अवैध प्रवासियों को छुड़ा ले। ये साफ था कि अरमान ने थोनी को माफ कर दिया था, लेकिन वो हायाक को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि थोनी की मजबूरी समझी जा सकती थी और उसने उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन हायाक की बात अलग थी। उसने इतने सालों तक गधों की तरह उसके लिए काम किया और आखिर में उसे कोई इज्जत नहीं मिली। इसलिए उसने थोनी के जरिए मिलर से संपर्क करने की सोची, ताकि FBI की मदद से अपने धोखेबाज बॉस को खत्म कर सके। डायरी मिलने के बाद थोनी तुरंत मिलर के पास गई और अपने साथियों को छोड़ने को कहा। इस बार मिलर ने बिना कोई नाटक किए थोनी को इमिग्रेशन ऑफिस ले गया, लेकिन जब थोनी उन्हें बाहर निकालने वाली थी तभी कुछ गड़बड़ हो गई। पता चला कि वहाँ का नया बॉस आ गया है और उसने सारे अवैध प्रवासियों को एयरपोर्ट भेज दिया है, ताकि उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके। तुमने ये सब किया है तो अब तुम ही इसे ठीक करो। अब कोई और रास्ता न देखकर मिलर अपना वादा निभाने के लिए रात में ही थोनी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। आधा टैंक तेल खत्म करने के बाद वो आखिरकार इमिग्रेशन वालों की बस तक पहुंच ही गए। डायरी की मदद से थोनी ने FBI के चंगुल से अपनी ननद को भी बचा लिया, जिसे फियोना कहते हैं। लेकिन घर वापस आते ही थोनी ने देखा कि उसके बेटे लूका का लिवर फिर से खराब हो रहा है। वो तुरंत उसे लेकर अस्पताल गई, ताकि लाइन में लगकर किसी तरह लिवर डोनेट करने वाला मिल जाए। लेकिन चूंकि वो एक अवैध प्रवासी थी, अरमान के गारंटी देने के बाद भी अस्पताल वाले उसे लिवर देने को तैयार नहीं हुए। हारकर थोनी को एक बार फिर अरमान के पास जाना पड़ा, ताकि वो अपने संपर्कों से ब्लैक मार्केट में लिवर ढूंढ सके। मैं कुछ खतरनाक लोगों को जानता हूँ, क्या तुम सच में इन लोगों से सौदा करना चाहते हो? शुरू में अरमान थोनी को उन लोगों से दूर रखना चाहता था, क्योंकि ब्लैक मार्केट के लोग गैंगस्टर से भी ज्यादा खतरनाक और बुरे होते हैं। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए थोनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। जल्द ही थोनी अरमान की मदद से वहाँ के सबसे बड़े ब्लैक मार्केट में पहुंच गई। उन्होंने अरमान की वजह से कीमत आधी कर दी थी, लेकिन फिर भी $20,000 की रकम उसके जैसी एक मामूली क्लीनर के लिए बहुत ज्यादा थी। इसलिए पैसे बचाने के लिए उसने खुद अपने बेटे लूका का ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसकी बेहतरीन डॉक्टरी के हुनर से कई घंटों की मेहनत के बाद लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल हो गया। इस तरह लूका को एक नई जिंदगी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ सबूत मिलने के बाद एजेंट मिलर तुरंत अपनी टीम के साथ हायाक की फैक्ट्री पहुंच गया। लेकिन चूंकि हायाक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी और वह बहुत चालाक भी था, इसलिए उसने नेता से बात करने का काम खुद नहीं किया था, बल्कि किसी और को बलि का बकरा बनाया था। मिलर के पास नेता की डायरी तो थी, लेकिन वो सिर्फ उसी बलि के बकरे को गिरफ्तार कर सका। हायाक बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि वो जानता था कि एक मोहरे के पकड़े जाने से उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। FBI उस आदमी से कुछ भी नहीं उगलवा पाई। थक हारकर मिलर को एक बार फिर थोनी के पास जाना पड़ा, लेकिन इस बार उसने उसे कोई धमकी नहीं दी, क्योंकि वो जान चुका था कि अरमान लगातार उसकी मदद कर रहा है। जासूसी के काम में जब भावनाएं जुड़ जाती है तो वो काम आसान नहीं रहता। उसने थोनी को बताया कि उनके पास उस गैंग के खिलाफ काफी सबूत है, बस अब एक आखिरी सुराग की जरूरत है और वो ये मौका अरमान को देना चाहता है, ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। थोनी तुरंत ये बात अरमान को बताने गई। अब तक अरमान भी समझ चुका था कि ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगा और हायाक को कभी न कभी पता चल ही जाएगा कि उसी ने नेता का लैपटॉप FBI को दिया था। इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर हमला करने का फैसला किया। इस तरह थोनी की वजह से एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। उस शहर के गैंग का सबसे खास आदमी और गुंडों को पकड़ने वाला FBI एजेंट दोनों एक ही टेबल पर बैठे थे। अरमान ने मिलर को बताया कि हायाक कुछ ही दिनों में हथियारों की एक बड़ी खेप बेचने वाला है। ये हथियारों का एक बहुत बड़ा सौदा था, जिसमें खतरनाक मशीन गन और बेहद ताकतवर रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे। मिलर ने यह खबर तुरंत अपने सीनियर को दी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाने लगा। जल्द ही सौदे का दिन आ गया। FBI की टीम ने पहले ही हथियारों के गोदाम को घेर लिया था, जबकि मिलर अपनी टीम के साथ उस होटल में छुप गया जहां सौदा होना था। इसी बीच अरमान भी हायाक के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि थोनी और उसकी ननद भी वहां आ जाएंगी। ये बात न सिर्फ हायाक से छुपी थी, बल्कि मिलर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब दोनों गुटों के लोग VIP रूम में चले गए तो थोनी की ननद फियोना वहां से बाहर निकल गई, लेकिन उसने सफाई वाली ट्रॉली वही छोड़ दी थी। FBI की टीम ने जैसे ही देखा कि उनका शिकार जाल में फंस चुका है, उन्होंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उनकी टीम ने हथियारों से भरे ट्रक को रोका और गोलियों की आवाज सुनकर खरीदार को लगा कि हायाक उसे धोखा दे रहा है। उसने तुरंत बंदूक निकालकर हायाक को गोली मार दी। वहां अचानक से अफरातफरी मच गई। अरमान ने मौका पाकर खरीदार को पकड़ लिया और इसी बीच मिलर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। अरमान ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे रख दी और अपने हाथ ऊपर उठा लिए और हमेशा खुद को चालाक समझने वाला हायाक बेवकूफों की तरह अरमान को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा था। उसे पता ही नहीं था
कि ये सब उसे फंसाने का एक जाल था। जैसे ही FBI सबको गिरफ्तार करने वाली थी, तभी अरमान के हाथ से एक पेन ड्राइव नीचे गिर गई। फिर वो एजेंट से भिड़ने का नाटक करने लगा और इसी दौरान उसने पेन ड्राइव सफाई वाली ट्रॉली में डाल दी और ये वही पेन ड्राइव थी जो उसने खरीदार को पकड़ते वक्त उसकी जेब से निकाली थी। असल में उनके इस सौदे में कैश का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, बल्कि उन्होंने डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो का इस्तेमाल किया था। जब मिलर ने पैसों वाला सूटकेस खोला तो उसमें कैश नहीं बल्कि कुछ पुरानी वाइन की बोतलें रखी थी। हालांकि इस रेड में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने एक बहुत बड़े गैंग का सफाया कर दिया, लेकिन सौदे के सारे पैसे हवा में गायब हो चुके थे। मिलर को शक हुआ और वो तुरंत बाहर की तरफ भागा, लेकिन वो सफाई वाली ट्रॉली वहां से गायब हो चुकी थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी सफाई ट्रॉलियों की तलाशी ली जाए, पर उसे क्या पता था कि वो पेन ड्राइव अब थोनी के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल सौदे से एक रात पहले अरमान छुपकर थोनी से मिलने गया था। सालों तक गैंग के साथ रहने की वजह से वो अब किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए थोनी और उसकी ननद सफाई कर्मचारी बनकर वहां सौदे वाली जगह पर पहुंची थी और अरमान का शक बिल्कुल सही निकला। उस वक्त मिलर अपने सीनियर के साथ वाइन पीते हुए जश्न मना रहा था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ हायाक को पकड़ना नहीं था बल्कि पूरी गैंग को जड़ से खत्म करना था और इसमें अरमान भी शामिल था। इस तरह अरमान, हायाक और उनके सारे गुंडों को जेल भेज दिया गया। 7 दिन बाद थोनी अरमान से मिलने आई। अरमान को देखकर ही लग रहा था कि वो जेल में भी मजे से रह रहा है। उसने तो अपने बाल भी सेट करवा लिए थे, लेकिन अभी उसके सामने एक बड़ी परेशानी थी। वो ये कि थोनी ने अपने बेटे का इलाज करवा लिया था। अब उसके पास अमेरिका में रुकने की कोई वजह नहीं थी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम यही रुकोगी या वापस फिलीपींस जाओगी? मुझे लगता है कि मुझे यही रुकना पड़ेगा। और इसी के साथ द क्लीनिंग लेडी का पहला सीजन खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कहानी में शायद आपको एक जगह कुछ छूटता हुआ लगा हो, वो इसलिए क्योंकि थोनी का पति अमेरिका आ गया था। वो बहुत ही आलसी इंसान है और उसे जुए की लत है। जरा सोचिए, ऐसा आदमी लास वेगास जैसी जगह पर आकर क्या ही अच्छा करेगा। कुछ ही दिनों में उसने वो सारे पैसे जो थोनी ने बेटे की सर्जरी के लिए जमा किए थे जुए में हार दिए। इस हिस्से को एडिट करते वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया अपना लैपटॉप तोड़ दूं, इसलिए मैंने गुस्से में थोनी के पति वाले सारे सीन ही काट दिए। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। कुल मिलाकर द क्लीनिंग लेडी एक बहुत ही शानदार अमेरिकन शो है। थोनी एक डॉक्टर से लेकर क्राइम सीन साफ करने वाली क्लीनर कैसे बन गई। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए 7 समंदर पार किए, लेकिन वो गैंगस्टर्स और मौत के खेल में फंस गई। उसके हाथों में खून लगा, उसने कई नियम तोड़े, लेकिन उसे आगे बढ़ने की ताकत लालच या बुरे ख्यालों से नहीं मिली, बल्कि एक माँ के सबसे सच्चे और पागलपन वाले प्यार से मिली। लास वेगास की चमकदार लाइटें भी उन गरीब प्रवासियों की जिंदगी को रोशन नहीं कर सकती। अमेरिकन ड्रीम एक धोखा है जो कभी भी आपको एक असली और कानूनी पहचान नहीं दे सकता। खैर, आज के लिए बस इतना ही।